हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 29 मई, है ना। और यहाँ पे देखते हैं आज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल भी आज छपे हैं। चलिए मजा आएगा। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने जारी किए ताज़ा आंकड़े। ठीक है, छठा चरण हुआ और महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोट डाले। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में चुनाव आयोग को लेकर पूछा गया, आर्टिकल 324। मैंने कई दफ़ा इसको बताया भी आपको कि कुछ याद रखिएगा। ये आर्टिकल को बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से ये क्या होता है, आर्टिकल जो है ना आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 324 जो है ना हमारा जो है चुनाव आयोग के बारे में डील करता है और ये संविधान में इसका वर्णन है। इस कारण से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि महिलाओं का जो है परसेंटेज वोटिंग करने में बढ़ रहा है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है। तो मेंस में पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल में जो है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में जो आप देखे हैं बढ़ोतरी, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ठीक है, अपना कमेंट करें। तो इस तरह के क्वेश्चन मेंस में बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो सामने निकल के आ रहे हैं जो कि आपको मेंस में काम आएगा। यहाँ पे देखिए, बिहार, झारखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों में जो है ना महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है ना काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बेहतर है पुरुषों के मुकाबले में। तो ऐसा यहाँ पे क्यों है? क्या इसके पीछे कारण है? तो अवेयरनेस, फिर यहाँ पे जो है लोगों में जागरूकता है कि अपने सरकार को, अपने मतलब लोकतंत्र में कैसे पार्टिसिपेट करें, ये हो गया। चलिए, दूसरा कारण दूसरा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट में अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो वोटर लिस्ट होता है ना, मतलब जितने निर्वाचक होते हैं, निर्वाचन होते हैं वर्ल्ड में सबसे अधिक भारत में है। ठीक है। मतलब जो आप देखते हो, लिस्ट देखते हो और लिस्ट में जिसका जिसका नाम होता है कि ये लोग वोटिंग करेंगे, वोट करेंगे, मतदाता है ये सब, तो उनका नाम जो होता है, जो एलिजिबल है, 97 करोड़ के आसपास है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये दोनों जो आपको मेंस में कोटेशन करने के काम आ सकता है। और मतदाता किसको बोलते हैं? जो मतदान करते हैं उसको मतदाता बोलते हैं। और जिनका नाम निर्वाचन, जो सूची में शामिल होता है ना, उसको निर्वाचक बोलते हैं। ठीक है। दोनों में फ़र्क समझिएगा। मेंस में ऐसे ही पूछता है कि मतदाता और निर्वाचक में क्या फ़र्क है। और ठीक है। और यहाँ पे मतदाता में महिलाओं का जो परसेंटेज बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कारण बताएं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अय्यर है, कांग्रेस के नेता है यहाँ पे। तो 1962 में जो चीनी जो हमला किया था भारत पे, चीन लोग जो यहाँ पे मतलब ऐसे ही अचानक से हमला कर दिया। ठीक है। तो उसी को लेकर यहाँ पे कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने कथित शब्द का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पे बीजेपी की जो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है ना कथित शब्द का जो प्रयोग किया ना, ये निर्जल शब्द है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपको बता दें कथित का मतलब क्या होता है? जो सत्यापित नहीं है, जो कि फेक है। ठीक है, कथित का मतलब ये होता है। तो इसको लेकर इन्होंने माफ़ी माँगा कि हाँ, मैंने जो है हमारी ज़बान फिसल गया या हमसे जो है भूल हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने माफ़ी माँगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है, भारत में इमरजेंसी कितना बार लगा है? भारत में इमरजेंसी 3 बार लगा है। कितना बार? 3 बार। पहला बार लगा था 1962 में, जो चाइना जो अचानक से हमला कर दिया भारत पे। दूसरा क्या हुआ? 1971 में जो पाकिस्तान के साथ भारत का जो युद्ध चला। और 1975 में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस, 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। ये 3 कारणों से भारत में 3 बार इमरजेंसी लगा, याद रखेंगे। और आर्टिकल 352 जो है डील करता है नेशनल इमरजेंसी से। आपको बता दें फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में कभी नहीं लगा है। और आर्टिकल 360 जो है ना, आर्टिकल 360 वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और आपको बता दें यहाँ पे, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद एक शब्द आया यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। इसमें जो है ना 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट वाले और 10 होते हैं नॉन परमानेंट वाले। भारत जो है परमानेंट मेंबर होने का दावा कर रहा है और भारत एलिजिबल भी है। क्यों एलिजिबल है? ये सब मेंस का टॉपिक है, लेकिन फिर भी 2-3 पॉइंट आपको बता देते हैं। भारत पॉपुलेशन में नंबर 1 है। ठीक है। सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी वाला कंट्री है, सबसे बड़ा। तो हो गया। भारत जो है ना, जो यूएनओ का जो पीस अभियान होता है ना, भारत उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। भारत जो है, जो स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल है यूएनओ को, उसको लागू करता है, उसको पालन करता है। क्लियर है। भारत का कंट्रीब्यूशन भी जो है काफ़ी अच्छा है। क्लियर है। और लार्जेस्ट, थर्ड जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर देखें तो। ठीक है। तो इन तमाम कारणों से भारत को जो है इसका क्या मिलना चाहिए? परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए। लेकिन चाइना क्या करता है? बीच में अड़ंगा डाल देता है। क्लियर है। लेकिन आपको बता दें, जो चाइना को मिला हुआ है परमानेंट मेंबर वहाँ पे, वो भारत के सहयोग से ही मिला था। भारत ने इसका जो समर्थन किया था और नेहरू सरकार के दौरान। ठीक है। तो कई कई बार जो है नेहरू सरकार का जो विदेश नीति था ना, उसका आलोचना किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इस बेस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डील करेंगे हम लोग। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, शहरों में क्या हो रहा है
शहरों में अगर आप देखोगे, आप जहाँ पे रह रहे होगे, अगर आप शहर में रह रहे सिटी में रह रहे होगे, तो देखो कि जो गैर शहरी जो इलाका है, उसके मुकाबले 60% ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है? क्यों? देखिए यहाँ पे जो अर्बन हीट आइलैंड, यहाँ पे जो शब्द आया है अर्बन हीट आइलैंड, इसका मतलब क्या हो गया? आप देखोगे कि शहर जो होता है, वहाँ पे कंक्रीट के सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है? रोड वगैरह भी बने होते हैं। तो क्या करता है ना, धूप जो आता है, जो सनलाइट आता है, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और रात में फिर क्या करता है, उसको रिलीज करता है। जिस कारण से आप देखोगे शहरों में अगर आप छत पे जाते हो रात पे, तो आपको गरम-गरम जैसा महसूस होता है ना? क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेता है कंक्रीट वाला जो मटेरियल होता है और फिर उसको रिलीज करता है हीट को। इसी चीज़ के बारे में ये आर्टिकल छपा हुआ है। तो आपको बता दें, जो यहाँ पर गर्म जो महसूस हो रहा है ना, गर्म जो महसूस हो रहा है, वो शहरीकरण इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि शहरीकरण के नाम पे जो है ना, पेड़ों को जो है ना बेतहाशा काटा गया है। उसी का परिणाम है जो आज 50 प्लस जो है डिग्री सेल्सियस हो गया है, 50 प्लस हो गया है डिग्री सेल्सियस। पेड़ों को जहाँ-तहाँ काट रहे हैं अंधाधुंध विकास के नाम पे, जो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये आर्टिकल अभी अभी दिया हुआ है, एडिटोरियल में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से। चलिए आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। मैंने यहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है। देखिए, फिर मैंने कई दफ़ा इसको ज़िक्र भी किया और बार-बार कर देता हूँ क्योंकि न्यूज़ में आता है तो मुझे छोड़ना सही नहीं लगता है। अदालत ने विभव कुमार को 3 दिन का पुलिस हिरासत। देखिए, विभव कुमार वही है जो कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं, स्वाति माल्यावाल, उनके साथ जो बदतमीज़ी किए थे, उनके साथ मारपीट किए थे, उनके साथ फिज़िकली जो है मारपीट की है वो, ठीक है? तो इसी कारण जो वहाँ पे आरोप लगाया गया है, कथित तौर पे, ठीक है? तो पुलिस कस्टडी का मतलब याद रखिएगा, पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी आरोपी को या किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में अगर रखा गया है, तो पुलिस जो है ना इसे इंक्वायरी करने के लिए जो है कोर्ट से परमिशन नहीं लेगी, उसको ये पावर जो स्वतः मिला होता है। ये क्वेश्चन हम अपने से नहीं बना रहे, यूपीएससी में पूछा गया है। अगर यकीन नहीं होता तो 2022 का आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, डाउनलोड करके नेट से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यही सब जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो हमें देखने को मिलेगा, आपको पता ही ना पूना में जो कार एक्सीडेंट हुआ था, पोर्स वाला जो केस है, उसके बारे में भी आर्टिकल छपा हुआ है एडिटोरियल पेज में। हम बात करेंगे उस पे। और देखिए, एडिटोरियल पेज यहाँ से मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको थॉट जानने को मिलेगा, ठीक है? कि कैसे जो है आगे की क्या राह होता है, क्या सकारात्मक पॉइंट होते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं, कैसे किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कैसे किसी चीज़ को प्रमोट किया जाता है। ये चीज़ आपको कहाँ से आएगा? एडिटोरियल पढ़ने से आएगा। देखिए, यहाँ पे सुकरात जो है ना एक महान व्यक्तित्व के ये है सुकरात, आपने इनका नाम सुना ही होगा। तो अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं ना, तो सबसे बेकाबू घोड़े पर आप जो है ना हाथ आज़माओ। अगर आप सबसे अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं, तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें। क्योंकि अगर आप उसको हैंडल करना सीख लिए ना, तो आप किसी भी घोड़े को हैंडल करना सीख जाएँगे। इसके पीछे बहुत बड़ा सार है, ठीक है? मेंस में आपको कोटेशन करने का काम आएगा। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे एसए पेपर वगैरह आता है, वहाँ पे जहाँ पे चैलेंजेस दिखाने को बोला जाता है, तो वहाँ पे इस तरह के कोटेशन का आप यूज़ करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं कुदरत का प्रकोप। चलिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। कुदरत का प्रकोप की बात करें तो यहाँ पे अभी आपने देखा ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे जो है आपका अ, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है और यहाँ पे बंगाल कहीं न कहीं लाई करता है ना? बंगाल और ये बांग्लादेश यहाँ पर लाई करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो साइक्लोन का जो जो संख्या है, बारंबारता है, वो बढ़ गया है। साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। इसके पीछे जो है ना सबसे मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज। सबसे बड़ा क्या है? क्लाइमेट चेंज। आप याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना? और इधर महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे आपका गुजरात हो गया। ये तमाम लोकेशन भी ध्यान रखिएगा क्योंकि साइक्लोन वगैरह का जो बनता है, उसका जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है ना, इन्हीं तमाम इलाकों में देखने को मिलता है। तो आप जो है आंसर राइटिंग में अगर साइक्लोन को लेकर क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसा मैप बना के लोकेशन को आप दिखा देंगे, तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है आपको। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि साइक्लोन जो बढ़ रहा है, बार-बार जो यहाँ पे चक्रवाती तूफान देखने को मिल रहा है, उसके पीछे क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा जो यहाँ पे क्या होता है, बड़ा मुद्दा होता है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो साइक्लोन आया है, वहाँ पे क्या-क्या प्रभाव पड़ा है। साइक्लोन आने के बाद वहाँ पे जो जान-माल की बहुत जो नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था को नुकसान कर दिया गया है, वहाँ पे विस्थापन की समस्या बढ़ गया है, ये सब परिणाम है। वहाँ पे आप इम्पैक्ट में लिखोगे ये सब, ठीक है? लाखों लोगों की मतलब हज़ारों लोगों की मौत हुई हो गया है, विस्थापन की समस्या, जान-माल की, अर्थव्यवस्था पे नुकसान, फिर उसको जो है फिर से रिवाइव करने की चुनौती, ठीक है? चलिए, यहाँ पे 2 शब्द देखने को मिलेगा, ला नीना ला नीना और एल नीनो। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया, सब एग्ज़ाम में पूछा गया। ये जो है ना 2 ज्योग्राफिकल टर्म है, आपको बता दें यहाँ पे भारत में अगर अच्छा बारिश हो रहा है ना, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? ला नीना। अगर भारत में सूखा जैसा प्रकोप देखने को मिल रहा है ना, तो उसका जो इफ़ेक्ट है एल नीनो। दोनों को मतलब याद रखिएगा, बेसिक सिंपल सरल शब्दों में बता दिया आपको। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ोगे ना, तो उसमें ऐसे-ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं कि आपको कम से कम
बारीकी से समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन लालिना का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट यही है कि भारत में अच्छा बारिश आ रहा है, ठीक है, तो ये लालिना है। अगर सूखा का प्रकोप आ रहा है तो एलिनो है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको फिर यहाँ पे ये बता दें कि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा जो है यहाँ पे कारण है, यहाँ पे साइक्लोन आने का, भूस्खलन आने का, समझ रहे हैं ना, जो प्राकृतिक जो आपदा आ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण आ रहा है। क्योंकि ला लीना के में क्या होता है, जो आप प्रशांत महासागर जो है पेरू तट वाला आपने देखा होगा, पेरू तट, वहाँ पे क्या होता है, पानी जो है नॉर्मल से ठंडा हो जाता है। पानी जो जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा हो जाता है, और एल नीनो में क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है। तो इसी घटना में ला लीना, एल नीना नाम दिया गया है। और यहाँ पे बात किया गया है लेखक के द्वारा कि अगर आप प्राकृतिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करोगे ना, तो उसका जो है परिणाम आपको भुगतना ही होगा। क्लियर है? चलिए, ये आर्टिकल हो गया। उसके बाद हाँ, इसी की बात कर रहे थे। जो आपको पता ही, जो महाराष्ट्र के जो पुणे में, महाराष्ट्र के जो पुणे में जो कार टक्कर हुआ था जिसमें 2 इंजीनियर लोगों की मौत हो गई ना, ये बहुत दुखद ही घटना है। और इसमें एक रईसज़ादे जो है ना, जो बिगड़ल रईसज़ादे होते हैं, इस शराब के नशे में आके पॉश जो है कार है, ठीक है, करीब मुझे नहीं पता रेट कितना का, करोड़ों में आता है वो। उसने जो है कार को खुद रन किया और इन दोनों को क्या कर दिया, एक्सीडेंट से मार दिया, ठीक है। ये नाबालिग है, मतलब माइनर है। माइनर मतलब क्या होगा, 18 प्लस कम है, मतलब 18 वर्ष से कम है ये व्यक्ति, जो लड़का जो है 18 वर्ष से कम है। तो अभी हमारा कानून क्या कहता है कि जो कानून, जो मौजूदा कानून है, उसके तहत इस आरोपी जो नाबालिग है उसको पकड़ के और जो भी सख्त कानून है उस पे लागू करके उसे सज़ा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत ही अफ़सोस के साथ यहाँ पे बताना पड़ रहा है कि जितने भी कानूनी पक्ष है ना, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? जो रईस लोग हैं, है ना? जो कानूनी पक्ष है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और मामले को दबाने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। आरोपी को कैसे बचाएँ, इस पे काम किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो लेकिन यहाँ पे जब जनता ने यहाँ पे आवाज़ उठाया, हो हल्ला मचाया गया, तब जाके यहाँ पे सारे जो मैकेनिज़्म है वहाँ पे ढंग से काम कर रहा है। अभी आप देखोगे कि 2 पुलिस ऑफ़िसर को यहाँ पे निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उनकी जो कार्रवाई थी ना, वो सही नहीं पाया जा रहा था। कहीं न कहीं उसमें ढीलापन दिख रहा था। जैसा कि आरोपी को बचाने का यहाँ पे आप देख सकते हो, सिग्नल मिल रहा था। इसके बाद यहाँ पे उसके जो दादा थे, नाबालिग के दादा, उसके पापा, सबको पुलिस कस्टडी में रखा गया है, सबको, ठीक है? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसके उनके दादा का कांड सुनिएगा तो वो क्या कर रहा है, जो ड्राइवर है ना, जिसका जो पर्सनल ड्राइवर था, उसको फ़ोन करके बुलाया गया है कि आप जो है इस जो घटना हुआ ना, उसको अपने पे ज़िम्मेदार ले लो कि हाँ, गाड़ी हम चला रहे थे और एक्सीडेंट मेरे कारण हुआ था, ठीक है? आपको मतलब आपको जो रकम चाहिए हम दे देंगे आपको। तो दादा इस तरह के कार्य कर रहे थे, ठीक है? ये खुलासा हुआ है अभी पूछताछ में। और यहाँ पे जो जो नाबालिग था, माइनर था, वो क्या हुआ, तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और जो गाड़ी था ना, उसका भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ था। तो ऐसे आप कैसे गाड़ी चला लोगे रोड पे? यहाँ पे इस पे भी क्वेश्चन उठाया गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे लापरवाही का मामला तो आया ही आया, और एक और कुछ कुछ खास था। हाँ, इसका जो सैंपल लिया गया था, जो नाबालिग था उसका सैंपल लिया गया था, तो सैंपल वाले जिस जगह पे जो सैंपलिंग करना था, उसने क्या कर दिया, खून को ही बदल दिया, किसी और का खून को यहाँ पे रिपोर्ट बना के दे दिया गया, ताकि वो जो है अल्कोहलिक नज़र ना आए। समझ रहे हैं ना? ये हो गया। और पूरा आर्टिकल यहाँ पे रईसज़ादे के बारे में बताया गया, किस तरह जो लोग यहाँ पे कानून को जो है अपने पक्ष में कैसे कर लेते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर जो आरोपी है उस पे जो मौजूदा कानून है उसके तहत कार्रवाई करे, उनको सज़ा दें। और हाँ, एक और बात बता दें आपको, यहाँ पे जब क्या किया गया था, जो माइनर था उसको सिर्फ़ बोला गया कि आप ऐसे लिखो, ठीक है? और आप जो है ट्रैफ़िक नियमों का पालन करोगे और ट्रैफ़िक के साथ सहयोग करोगे। तो ये तमाम जो छोटे-मोटे शर्तों पे उसको जो है क्या मिल गया, ज़मानत मिल गया। हालाँकि फिर उसकी ज़मानत उसको कैंसल कर दिया गया है, ठीक है? चलिए, फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे धरती पर सहेजी स्त्रियाँ, यहाँ पे एक शब्द मिलेगा ना, इको-फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म का मतलब क्या होता है? बहुत चर्चा में रहा था शब्द और हमेशा रहता है। फेमिनिज़्म का मतलब क्या होता है? वो महिलाओं का ग्रुप जो कि उस पे शोषण करता है, शोषित होती है, ठीक है? बाहरी तत्वों के द्वारा। तो वो लोग अपने बचाव के लिए जो है ना, एक फेमिनिज़्म अपने आप में एक विद्रोह, एक आंदोलन जैसा जो है विचार अपने आप में रखती है, उसको फेमिनिज़्म बोलते हैं। तो फेमिनिज़्म जो है एक पॉजिटिव शब्द है, लेकिन कोई महिलाओं जो है इसकी जो है यहाँ पे मिसयूज़ भी करती है, ठीक है? खैर वो बात नहीं है। तो इको फेमिनिज़्म के बारे में बात किया जा रहा है। इस आर्टिकल में लेखक यह बताना चाह रहे हैं, या इस यहाँ पे ये प्रूफ किया जा रहा है कि जो महिला है और जो हमारा पर्यावरण है, दोनों में क्या समानता है, दोनों का कैसा रिलेशन है, इस पे बात किया जा रहा है, ठीक है? ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बता दें। सबसे पहले प्रीलिम के लिए देख लीजिए क्या-क्या मूवमेंट है। एक आपने चिपको मूवमेंट पढ़ा होगा, चिपको मूवमेंट है ना, वो पर्यावरण कंजर्वेशन को ही लेकर था, याद रखेंगे। जो जंगलों में जो पेड़ काटे जा रहे थे ना, उसको बचाने के लिए चिपको मूवमेंट, याद रखिए, उत्तराखंड में हुआ था।
फिर एपिको जो है यहाँ पे देखिए एपिको, और यहाँ पे आपका चिपको, कहाँ गया, मैंने हाईलाइट किया है, चिपको मूवमेंट। ये सब पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए जो है सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मेंस में भी अगर आपको बोला जाएगा कि कुछ ऐसा आंदोलन का नाम बताइए कि जो कि पर्यावरण कंजर्वेशन को लेकर है, तो यहाँ पे एपिको आंदोलन जो कर्नाटक में चलाया गया था, चिपको मूवमेंट जो आपको उत्तराखंड में चलाया गया था, ठीक है। और एक जो है राजस्थान में भी एक घटना घटा था जहाँ पे कि बिश्नोई समाज ने जो है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए भी इस तरह की पहल की थी, ठीक है। फिर अभी हाल ही में आप देखोगे कि तुलसी गोड़ा नाम याद रखिएगा, फिर सुगाथा कुमारी, इनको जो अवार्ड दिया गया है पर्यावरण से जुड़े पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। ये तमाम नाम याद रखिएगा। फिर साइलेंट वैली का नाम याद रखिएगा, इसको जो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, और ये जो आपका हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। ये सब प्रीलिम फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब मेंस में कैसे पूछता है याद रखिएगा। तो महिला और पर्यावरण के बीच में संबंध कैसा है, तो आपको बता दें यहाँ पे महिलाओं में ज़्यादा, पुरुषों के मुकाबले अगर बात की जाए ना, तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए जो है ना चेतना जागता है, ठीक है। वो लोग अच्छा काम करती है, क्योंकि आप देखोगे कि आप जंगलों में जो महिलाएं आदिवासी होती है वो प्राकृतिक संरक्षक होते हैं, ठीक है। और ये बात यहाँ पे किया गया। और देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारी परंपरा ऐसे हैं जिसपे जो है महिलाएं और जो आदिवासी महिलाएं हैं वो अपने पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे उपायों को यहाँ पे आजमाती है। जैसे कि आप देखोगे फेस्टिवल, जो व्रत होता है, फास्टिंग वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है, इस सब में जो है ना, जैसे कि पीपल, तुलसी, आंवला, अशोक बेल आदि जो तमाम वृक्ष होते हैं, जो जानवर होते हैं, जानवर में आपका हो गया जैसे सांप, बंदर, घोड़ा, इन तमाम जानवरों को यहाँ पे पूजा किया जाता है, ताकि उनको पता है कि पर्यावरण में इस सब का को एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने पूजा के माध्यम से जो है पर्यावरण को संरक्षण करने के कुछ बताया गया है। ये आर्टिकल हो गया। दूसरा देखिए, जल को संरक्षण के लिए आप देखोगे कि महिलाओं जो है गंगा पूजन करती है, कुआं पूजन करती है, तालाब पूजन करती है, तो इनके माध्यम से भी जो है ना जल को कंजर्व किया जा रहा है। और महिलाओं में ये जो है चेतना बहुत ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले, या अन्य चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही आर्टिकल इको फेमिनिज्म के बारे में बात किया गया, और हमारा थंबनेल भी आज होगा इको फेमिनिज्म को करके ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। समय कितना हो गया, 15 मिनट आसपास हो गया ना, 17 मिनट हो गया। महत्वपूर्ण आर्टिकल को छोड़ने में बिल्कुल नहीं बनता। यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, पहले प्रीलिम में देख लीजिए, बीपीएससी और यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। आपने वाइब्रेंट विलेज का नाम सुना होगा। वाइब्रेंट विलेज क्या है, ये हमारा प्यारा जो भारत है ना, प्यारा भारत है हमारा। और वाइब्रेंट विलेज की अगर बात करें, जो यहाँ पे बॉर्डर वाला इलाका है, जैसे चाइना पास हो गया, पाकिस्तान पास हो गया, बांग्लादेश के पास हो गया, यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य होगा, ठीक है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, डिजिटल कनेक्शन पे बात किया जाएगा, पानी की सुविधा यहाँ पे बहाल की जाएगी। इसी को बोलते हैं वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम था, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया कई दफ़ा, याद रखिएगा। और अभी हम लोग बात करें तो ये हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी। इन्होंने कहा कि अभी जो आप देखो वर्ल्ड पे जो तनाव है, जो टेंशन है, वो टेंशन क्या क्या टेंशन आप देख लीजिए यहाँ पे। जैसे अब अभी आप देखोगे यहाँ पे टेंशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो भी तनाव देखे जा रहा है ना, वो जल्दी खत्म होने वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रसिया यूक्रेन वार आप देख रहे हो, फिर यहाँ पे इसराइल, हमास और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुई देख रहे हो यहाँ पे। थर्ड, यहाँ पे जो सीमा विवाद आप देख रहे हो, यहाँ पे सीमा विवाद को लेकर ये सब जो संघर्ष है ना, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारे देश का नेतृत्व करने के लिए जो एक मजबूत पार्टी, एक मजबूत नेता की जरूरत है, ठीक है। चलिए, ये अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अभी वर्तमान में जो वैश्विक जो चुनौतियां क्या है भारत के सामने, तो आप ये वार बता दोगे 2-3 को, ठीक है। सीमा जो है यहाँ पे सीमा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी लेकर यहाँ पे बात करोगे। फिर यहाँ पे चाइना के बारे में बात किया। चाइना जो है ना 1962 में जब हम लोग पर आक्रमण किया था भारत पे, तो उसने जो है इलीगल तरीके से हमारी जमीन को कब्जा कर लिया और उस पर जो है डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है। तो इस तरह का जो चुनौती जो है ना, इन्होंने बताया कि रसिया यूक्रेन में जिस तरह जो है आपस में जो संघर्ष चल रहा है ना, ऐसा चुनौती जो चाइना और भारत के बीच में भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, उसके लिए हमें एक बेहतर नेतृत्व की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि जो सीमा विवाद है उससे निपटने के लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किया था, आपको बता दे रहा है कि वहाँ पे जो बजट था, बजट जो पहले चाइना और भारत का जो बजट हुआ था सीमा पास, वो पहले 3,000 करोड़ का हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दिया गया। फिर वहाँ पे जो है सैनिकों की जो है तैनाती कर दी गई है, ठीक है। वहाँ पे पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है, और वहाँ पे साजो सामान, जो अत्याधुनिक जो साजो सामान है ना, वो सब वहाँ पे क्या किया गया है, लैस किया गया है। तो ये सब जो तमाम चीज़ों का आप जिक्र करोगे, ठीक है, डिफेंस के सेक्टर और वाइब्रेंट विलेज का भी आप यहाँ पे जिक्र कर दोगे। बीआरओ के बारे में बता दोगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इनका काम क्या होता है, ये आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, बीआरओ। और बीआरओ जो है आप हमें कमेंट कीजिएगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है या फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्योंकि बीआरओ इंपॉर्टेंट है। और ये 1960 में बना था। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो भी हमारा बॉर्डर वाला एरिया है ना, वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य बीआरओ ही करता है, ठीक है। मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। खैर, इसको हम क्लियर कर देंगे कल के आर्टिकल में। चलिए आगे बात करें तो कुछ और है यहाँ पे, शायद मैंने स्किप कर दिया।
हाँ, ये है कांग्रेस के नेता, मतलब ये अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि जो अग्निपथ योजना है ना, जिससे कि यहाँ पे सेना का जो तैनाती की जाती है, भर्ती की जाती है, वो देश के लिए खतरा है। क्यों खतरा है? इन्होंने कहा कि जो संख्या पहले 75,000 के आसपास हुआ करता था, अब वो 45,000 के आसपास हो रहा है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं जो है हमारी सेनाओं की जो संख्या को घटा रहा है, ठीक है? लेकिन आपको बता दें यहाँ पे जो है हमारा जो बजट है, डिफेंस को बजट है, उस पे बढ़ाया गया है, क्योंकि मुझे अत्याधुनिक सामान भी चाहिए, ठीक है? जो बॉर्डरिंग जो होता है, बाउंड्री करना, उस पे फेंसिंग करना, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से किया जाए, तो ड्रोन के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना हमें। ये जो संख्या में जो कटौती किया है, वो अत्याधुनिक सामानों पे उसको बढ़ाया जाएगा। ये सब मेंस में आपको काम आएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। समय 20 मिनट हो गया ना, ज़्यादा लंबा चला गया है, कोई बात नहीं, फटाफट चीज़ को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए पपुआ न्यू गिनी में क्या हुआ, भूस्खलन आया। भूस्खलन आया ना, तो यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पे मर गए हैं। तो यहाँ पे पता है हज़ारों लोग जिंदे दफन हो गए हैं, तो वहाँ पे उनका जो बॉडी ना सड़ रहा है और वहाँ पे बारिश भी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, संक्रमण का होने की जो संभावना बढ़ सकता है। तो यहाँ पे भारत ने जो है यहाँ पे सहयोग किया है, यहाँ पे करोड़ों का जो यहाँ पे करोड़ों रुपया जो है, मतलब वही 9 करोड़ के आसपास जो यहाँ पे डोनेशन दिया है कि आप जो यहाँ पे रिवाइव करें, लोगों के वहाँ पे पुनर्वास करें, और जो है जो भी संकट यहाँ पे आया है उसको यहाँ पे क्या करें, कम से कम करने के लिए भारत ने सहयोग किया है। और भारत जो बोला है कि हम आपकी इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़ा है। और आपको बता दें, भारत और पपुआ न्यू गिनी जो है ना, एक संगठन का मेंबर है, इंडिया पैसिफिक, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन का मेंबर है, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में जो है ना, हमास का जो फिलिस्तीन जो कंट्री है, फिलिस्तीन जो है ना, उसको जो है स्पेन ने, नॉर्वे ने, आयरलैंड ने क्या दे दिया है, एक देश का दर्जा दे दिया है, ठीक है? स्टेटस दे दिया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी में इस पर क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस का प्रीलिम होना है, उसमें भी पूछने की संभावना पूरा बढ़ रहा है। स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड ने जो है अभी जो है देश के रूप में इसको क्या दे दिया, दर्जा दे दिया। और यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन याद रखिएगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन मैंने कई दफा जो जिक्र भी किया है, और आज भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द्विराष्ट्र समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मसला है ना, उसको सुलझाने के लिए यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है बात करता है, और भारत भी इसका समर्थन करता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बाद मुझे इस नाम को याद रखिएगा, भारत की जो मेजर है राधिका सेन, उनको जो है संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है वनडे एग्जाम के लिए। इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन में आते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स सेक्शन में ही आएंगे तो वहाँ पर एक मुझे जो है खास नज़र लग रहा है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का ट्रेंड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला देखिए, ये प्रज्ञानंद है, आपको पता ना, चेस प्लेयर है वो। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि खबरों में रहा प्रज्ञानंद, कार्लसन और नामकारा, ये किस चीज से जुड़ा चीज है, किस फील्ड से जुड़ा नाम है? 4 ऑप्शन दे देंगे, या चेस प्लेयर है, या फुटबॉल के प्लेयर का नाम है, या परमाणु बम का नाम है। इस तरह के नाम करके आपको देगा, तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया। फिर अलीरेजा, लिरेन और करवाना, ये जो महिला चेस प्लेयर है, इनका नाम भी याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो ट्रेंड पूछे जा रहे हैं अब। तो आई होप आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगेगा तो आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट के बॉक्स में, कमेंट के माध्यम से। और बहुत लोग जो हमें कमेंट करते हैं, तो उनका कमेंट, हमारा फीडबैक जो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आगे आने वाले दिनों में बेहतर कैसे करें उसके लिए हमें क्या करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।